श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम एक तीर्थ स्थल पर आए हैं। तीर्थ स्थल एक श्रद्धा का, आस्था का केंद्र होता है और वहाँ जाने वाले में कुछ परिवर्तन भी संभव बनता है। जब हमने ये निर्णय किया कि सवाई भोग स्थल पर जाना है, आप सब लोग आए, प्रार्थना की, हमने सुना। उस समय या आज मुझे एक अतीत 1000 वर्ष पहले का, 1500 वर्ष पहले का अतीत मेरे सामने आ गया। प्राचीन जैन साहित्य में अनेक बार इस बात का उल्लेख हुआ है कि जब जैन मुनियों को शारीरिक दृष्टि से या और किसी अपेक्षा से दूध की अधिक जरूरत होती और गांव में उपलब्ध नहीं होता, एक गोकुल में जाकर रहते। उस गोकुल का नाम था ब्रजिका। ब्रजिका प्राचीन काल में गोकुलों को ब्रजिका, जहाँ की गुर्जर लोग रहते, दूध रहता, गायें रहती, उस स्थान का नाम था ब्रजिका। और तब गुरु से आज्ञा लेते कि गुरुदेव मैं ब्रजिका जाना चाहता हूँ, क्यों मुझे इसकी अपेक्षा है। ऐसा मानना चाहिए कि यह समाज आज 1000 वर्ष से भी पहले का इतिहास बताता है कि यह दुग्धदाता समाज रहा है। हमारे यहाँ किसान को कहते अन्नदाता। मध्यकाल में तो राजाओं को अन्नदाता कहने लगी, तो वास्तव में तो अन्नदाता किसान और दुग्धदाता गुर्जर और जलदाता एक और चाहिए कोई सारा। तो वह इतिहास सारा सामने आ गया। हम अतीत को भी देखें और अतीत के संदर्भ में वर्तमान को समझने का प्रयत्न करें। अतीत और वर्तमान दोनों हमारे पास रहे और भविष्य भी जोड़ सकें, जोड़ें भविष्य को भी, उसे भी तोड़ना नहीं है। हम त्रैकालिक चिंतन करें और चिंतन यह करें कि आज वर्तमान में हम पूरा समाज कैसे शांति के साथ अपने जीवन का आनंद ले सकें। अशांति में कभी जीवन का आनंद नहीं आता। शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। इस सच्चाई को हम स्वीकार करके चलें। आज की जो समस्या है, अहिंसा यात्रा में जिसका अनुभव किया, जातिवाद भी एक समस्या है, संप्रदायवाद एक समस्या है, गरीबी एक समस्या है और भूख एक समस्या है, और इन सब से बड़ी समस्या है इमोशन, आवेश, कंट्रोल नहीं है उस पर। यह सबसे बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं को हमने देखा है, उनके बीच रहे हैं और इन समस्याओं को सुलझाने का यत्किंचित प्रयत्न भी किया है। अगर हम महावीर की वाणी का एक सूत्र पकड़ें, भगवान महावीर ने जो कहा उसकी एक वाणी है कि इक्का मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। अगर हम इसको हृदयंगम करें और यह समाज में व्याप्त हो जाए कि मनुष्य जाति एक है, ये सब तो हमारे या तो पहचान के लिए या साधना के लिए अलग अलग किए गए हैं, पर उसका मूल आधार एक है। आप देखते हैं कितनी अंगुलियां हैं,
5 5 है। और अगर मूल 1 न हो तो 5 संख्या ही नहीं बनती। नीचे हाथ है, करपुट है, तब ये 5 है। अगर जिसके ये न हो तो एक एक अंगुली अलग बिखर जाएगी। माला को आपने देखा है, माला जब करते होंगे, एक धागा है तो सारे मन के एक साथ काम कर रही हैं। एक धागा न हो तो मन के बिखर जाएंगे, फिर माला नहीं बनेगी। हम अनेकता में एकता देखें और एकता में अनेकता देखें। अनेकांत का यह सिद्धांत है कि कोई एक नहीं है, कोई अनेक नहीं है। एक अनेकता में एकता है जब माला बनती है, और अनेक में एक है, अनेक में एक। दोनों बातों को हम ध्यान से पढ़ें तो फिर कोई विवाद का कारण नहीं बनता। किंतु मुझे लगता है कि विवाद का जो सबसे बड़ा कारण आज है वह है आवेश। आज आवेश इतना प्रबल हो गया, कोई आदमी एक दूसरे को सहन करना नहीं जानता, तभी समस्या होती है। अगर सहन करना जाने तो कोई समस्या नहीं है। अहमदाबाद में जब तीर्थ यात्रा का प्रसंग आया और वह दंगा चल रहा था, कुछ शांत हो रहा था, चल भी रहा था, तो हमने एक प्रयोग किया। प्रयोग पहले ही हमारे चल ही रहे थे, फिर उसके लिए एक नया प्रयोग किया कि हिंदू समाज के नेता जितने बड़े बड़े हमारे संबद्ध हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आदि आदि, उधर मुस्लिम समाज के नेता, उन सब को एक साथ हमने याद किया। सब आए, ऐसे तो नहीं मिलते पर हमारे पास दोनों आ जाते एक साथ। बातचीत की, एक बार मीटिंग की, 2 बार की, 3-4 मीटिंग के बाद पुलिस कमिश्नर और सब साथ रहे हमारे, और हमने एक संकल्प पत्र लिखा कि कोई भी किसी भी समाज का उत्सव, त्योहार या पर्व हो, उसमें बाधा नहीं डालेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस नियमावली और आचार संहिता के कुछ सूत्रों के आधार पर सब सहमत हो गए और सब ने सहयोग किया। तीर्थ यात्रा आनंद से निकली 125वीं, और हम उसके साक्षी रहे। शायद जैन मुनियों का वहाँ उस यात्रा में जाने का कोई मौका नहीं मिला, पहला ही मौका था। हम लोग जब व्यवस्था हो गई तो हम लोग वहाँ से चले गए 14 किलोमीटर दूरी पर, किंतु रात को वहाँ के महापौर मेयर का पत्र आया, 12 बजे एक आदमी लेकर आया कि आपको भी उस समय उपस्थित रहना है जब से प्रारंभ हो। दिक्कत थी थोड़ी चलने की, इतनी दूर जाना फिर पाना, पर फिर भी हम गए और उस यात्रा के प्रारंभ में हम साथ में रहे। मैं देखता हूँ आज ज़रूरत है हिंसा को कम करने के लिए समन्वय, संतुलन, सामंजस्य, इन 3 शब्दों की हम मीमांसा करें तो 3 की ज़रूरत है। समन्वय की ज़रूरत है। विचारों की भिन्नता होना स्वाभाविक है, और अगर विचार की भिन्नता न हो तो मनुष्य का दिमाग भी जैसे ईंट जैसा बन जाएगा। भट्टे में ईंटें बनाई जाती है, वैसे ही दिमाग भी सांचे में ढाला हुआ होगा। ये कभी अच्छा नहीं होता। हर व्यक्ति का चिंतन अलग हो सकता है, और मैं तो समझता हूँ कि अगर अलग न हो तो मानना चाहिए समाज विकसित नहीं है। चिंतन की स्वतंत्रता और नई नई बात चिंतन में आनी चाहिए, तभी हमारा उर्वर दिमाग काम करता है। किंतु चिंतन की भिन्नता के बावजूद भी हमारी जीवन शैली, हमारी कार्य प्रणाली ऐसी हो कि उसमें कोई दंगा, लड़ाई झगड़े का अवकाश न हो।
समन्वय करना हम जाने तो कर सकते हैं, हो सकता है। हमने अनेक प्रयोग किए, आचार्य तुलसी ने अनेक प्रयोग किए, और जहाँ समन्वय हुआ समस्या सुलझ गई। इस विषय में मैं आपको एक कहानी बताऊं। एक कुम्हार के दो लड़कियां, दोनों लड़कियों की शादी कर दी। एक की शादी की कुम्हार के घर जो घड़ा बनाता था, और दूसरी शादी की कुम्हार के घर वह खेती करता था, वह किसान था। शादी के बाद 1 वर्ष बीता और पिता ने सोचा कि लड़कियों से मिल आऊं। गया, उस लड़की के घर गया जिस घर में ये घड़े बनाए जाते थे। मिला, बातचीत की और पूछा, बेटा बोलो कैसे चल रहा है? कि पिताजी और तो सब ठीक चल रहा है, पर एक समस्या आ रही है। क्या समस्या है? बर्तन बना लिए, आवा में रख दिए, आवा को पकना है, बर्तन पकेंगे आवा में, किंतु समस्या यह है कि बार बार बादल मंडरा रहे हैं। अगर बीच में वर्षा हो गई तो हमारा आवा खराब हो जाएगा और हमें भूख मरना पड़ेगा। आप कोई उपाय सुझाएं। कुम्हार ने कहा, ठीक है, मैं चिंतन करूंगा। अब दूसरी लड़की के पास गया जो किसान के घर थी, सबसे मिला जुला और पूछा, बेटा बोलो क्या बात है, कैसे चल रहा है? कि पिताजी और तो सब ठीक चल रहा है, पर एक समस्या है कि हमने खेत की सफाई कर दी, भूमि की सफाई सब कुछ कर दिया, और बीज बोने की तैयारी है, पर करें क्या? बादल आता है पर बरसता नहीं है। आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करें कि वर्षा हो जाए। अब कुमार बेचारा फंस गया। एक लड़की कहती है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि वर्षा न हो, और दूसरी लड़की कहती है कि आप प्रार्थना करें कि वर्षा हो आ जाए। क्या करे अब देखिए, ये समस्याएं समाज में आती है। दो विरोधी चित्र हमारे सामने आते हैं, दो विरोधी मांगे, दो विरोधी हित हमारे सामने आते हैं। अब बेचारा बीच वाला क्या करे? उनको लगता है कुम्हार बहुत बुद्धिमान आदमी था, समझदार था, विवेक था। विवेक हमारी चेतना है, उसके अनेक स्तर हैं। इंद्रिय चेतना, मानस चेतना, बुद्धि की चेतना, और उससे भी आगे की चेतना हमारी भाव चेतना। भाव भी बुद्धि को संचालित करता है। बुद्धि लड़खड़ाती है तब अच्छा भाव उसको अच्छा बना देता है। तो समझदार था, बुद्धिमान था, विवेकशील था, और लगता है सद्भावना वाला था, भावना का बल था। कुछ चिंतन किया, और चिंतन के बाद दोनों लड़कियों को इकट्ठा किया। बोला कि बेटे, हमने तुम्हारी दोनों की समस्याएं सुन ली, अब मैं समाधान करता हूँ, मैं समन्वय करना चाहता हूँ। बोलो राजी हो? कहाँ आप जो करेंगे कि मैं समन्वय करूँगा। मंजूर है दोनों को? हाँ मंजूर है। आप क्या करते हैं? तब बोला, देखो कि इसके घर, तुम्हारी बहन के इसके घर को घड़े बनते हैं, आवा में घड़े रख दिए हैं, पकने शुरू हो गए हैं, पर बादल आते हैं तो ये डर रही है। तो एक काम करें कि अगर वर्षा न हो और इसके घड़े पक जाएं, और इधर वर्षा न हो और तुम्हारी खेती न हो, तो ऐसा करना, अगर वर्षा हो जाए तो तुम्हारी खेती अच्छी होगी तो आधा हिस्सा इसको देना है, और वर्षा न हो तो खेती न हो और घड़े पक जाए तो तुम्हारा आधा हिस्सा इसको देना है। दोनों में समन्वय हो गया, दोनों राजी हो गए, बात समाप्त हो गई। हम समन्वय का सूत्र खोज सके कि समाज में कैसे समन्वय स्थापित किया जा सकता है। यह लड़ाई इसीलिए होती है कि हम समन्वय की बात को गौण कर देते हैं। अभी हम उदयपुर में थे और 2 अक्टूबर का दिन आया, और उधर गुर्जर समाज की भी घोषणा थी कि 2 अक्टूबर को कुछ करना है। तब हमने सोचा कि हम यहाँ बैठे हैं, अहिंसा यात्रा की बात लोग इतना महत्व देते हैं, और यह 2 तारीख का दिन भी अच्छा नहीं हुआ तो एक पूरे राष्ट्र के लिए चिंतनीय विषय बनेगा।
और विदेशों में मखौल भी हो सकती है कि और सब तो मना रहे हैं, हिंदुस्तान में लड़ाई हो रही है। हमने अनेक गुर्जर नेताओं से संपर्क किया, हमारे पास आए और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि 2 तारीख को बिल्कुल कोई अंश मात्र भी हिंसा नहीं होगी, कोई उभारेगा नहीं, हिंसा उत्तेजना नहीं फैलेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस बात को उन्होंने इतनी दृढ़ता से निभाया कि 2 तारीख को बड़ी शांति के साथ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो गुर्जर समाज का महत्व भी बढ़ा और पूरे राष्ट्र का महत्व बढ़ा। अगर हम समन्वय कर सकें, समझौता कर सकें तो समाज में अच्छा हो सकता है। अब जानते हैं कि सब लोग बुद्धिमान नहीं, चिंतनशील नहीं होते, और बुद्धिमान लोग होते हैं वे अगर समन्वय के सूत्र को पकड़ लें तो शायद कहीं दंगा, हिंसा या उग्रवाद की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जो बुद्धिमान आदमी भी उसमें फंस जाते हैं तब समस्या होती है। इसीलिए मैंने तो एक बहुत पहले कविता लिखी, उसमें कहा कि मैं अगर भगवान होता तो किसी को बुद्धि नहीं देता। सब समस्याएं बुद्धिमान तो पैदा कर रही हैं। बेचारे भोले लोग तो मरते हैं, पीछे लग जाते, उन्हें कोई पता नहीं। मराने वाले, लड़ाई झगड़ा कराने वाले कुछ बुद्धिमान लोग ही होते हैं। इसलिए उनमें अगर सद्भाव पैदा हो जाए और वे समन्वय का सूत्र खोज सके तो पूरा समाज शांति के साथ रह सकता है। संतुलन, दूसरा सूत्र है संतुलन। जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तब सारी समस्याएं पैदा होती है। अगर हम बचपन से एक बच्चे को या विद्यार्थी को एक संतुलन की कला सिखा दें तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आज बहुत सारी समस्याएं मानसिक संतुलन के अभाव में हो रही है। लोग संतुलन करना नहीं जानते, इसीलिए स्वयं भी दुख भोगते हैं और पागलपन भी बढ़ रहा है। मैंने एक विकसित राष्ट्र के बारे में पढ़ा। विकसित राष्ट्र के नाम मैं भी बताऊं, विकसित राष्ट्र के राष्ट्रपति का वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र में 2 चीज़ों की कमी हो रही है। एक तो जेल खाने कम हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, इसलिए नए जेल खाने बनाने की ज़रूरत है। और एक पागल खानों की कमी हो रही है, पागल खाने बनाने ज़रूरी है। तब मैंने सोचा जो आज दुनिया के प्रथम कोटि के राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, और वहाँ जेल खानों को बढ़ाने, पागल खाने बढ़ाने की ज़रूरत है। अब क्यों है इस पर विचार नहीं करते। जेल खाना बढ़ाना ज़रूरी है, पर जेल खाना क्यों बढ़ाना ज़रूरी है इस बात को इग्नोर कर देते हैं। यही तो सारी समस्या होती है। अगर इस पर चिंतन करें कि जेल खाने बढ़ाए नहीं, जेल खाने घटाए, किंतु जेल खाने में जो दिमाग जेल खाना बना हुआ है उसको सुधार दें। जो दिमाग पागल खाना बना हुआ है उस दिमाग को सुधार दें तो नए सिरे से जेल खाने और पागल खाने बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक संतुलन के अभाव में सारा हो रहा है। अगर हम संतुलन का प्रशिक्षण दें और मानसिक संतुलन पैदा हो जाए तो अपने आप सारी स्थिति बदल सकती है। तीसरी बात है सामंजस्य। हम सामंजस्य स्थापित कर सकें। आप जानते हैं कि जब कारीगर मकान बनाता है कितना सामंजस्य करता है, एक खाती खिड़की बनाता है कितना सामंजस्य। मैंने आंखों से देखा। एक दिन मैं जहाँ बैठा था उसी कक्ष की एक खिड़की खाती लगा रहा था, कितनी बार कांट छांट करता है। सीधे यह नहीं है 2 किवाड़ ला कर ना दिए, सीधे 2 आदमी मिलते नहीं है, कांट छांट करनी होती है। घंटों की कांट छांट के बाद वह दोनों किवाड़ों को फिट कर सका। सामंजस्य की जरूरत है। समाज के जो मुखिया हैं, समाज के जो अग्रणी हैं, समाज का जो नेतृवर्ग है, समाज का जो संचालन कर रहा है और समाज का जो बुद्धिमान चिंतनशील वर्ग है, उसके लिए जरूरी है कि इन 3 शब्दों को हृदयंगम करें। समन्वय, संतुलन और सामंजस्य। तब स्थिति बदल सकती है। मुझे लगता है कि आज परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी समाज में आज बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। आज से 1000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले जो स्थितियां थी, जो नियम बने, अगर उन्हीं के आधार पर हम चलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। युग बदलने के साथ
काल चक्र के परिवर्तन के साथ एक जो नई बात आनी चाहिए उसको हम नहीं कर सके तो अच्छा नहीं होता। केवल परिवर्तन हमारा नाम का आज ये तो होता है कि बहुत हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इतना विकास हो रहा है, इतने अरबपति करोड़पति खरबपति बन रहे हैं। मैंने बहुत सारे राजनेताओं से बड़े लोगों से कहा कि आप एक पक्ष को देखते हैं, अच्छा नहीं है। एक आंख वाला काना हो सकता है, कानापन अच्छा नहीं है। दोनों आंख से देखें। एक और जब बढ़ रहा है तो करोड़ों लोग और भूख बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है करोड़ों लोगों की, जिसका हमने साक्षात्कार किया है। झाबुआ जिले में आदिवासियों में युवाचार्य जी ने साक्षात किया, और हमने दोनों ने ही ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह इसका अनुभव किया। हरियाणा पंजाब में भी देखा, वहाँ तो फिर भी थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ उपज ज़्यादा है, उतनी भूखमरी नहीं देखी। पर इधर तो इन प्रांतों में तो बहुत भूखमरी देखी। बड़े लोगों को पता ही नहीं चलता क्योंकि वे गांव में जाएं, उनके बीच में रहे तो पता चल सकता है। पर बहुत बड़े लोग तो गांव तक नहीं, उनका तो आकाश गमन होता है। अब धरती पर चलना ही मुश्किल हो गया। वायुयान ने ऐसी समस्या पैदा कर दी कि कम से कम पहले बैलगाड़ी में जाते तो हर गांव के पता स्थिति का चलता। बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊंट वे नहीं रहे तो मोटर कार आ गई, बस आ गई, उस पर चलते। पर जो सबसे बड़ी कोटि के लोग हैं उनके लिए कार भी अब मान्य नहीं है, बस भी मान्य नहीं है। केवल हवाई जहाज के, उसके बिना समय इतना कम है कि समय नहीं लगा सकते। और समय का है कितना, समय सबको 24 घंटा मिलता है, बराबर पूरा समय मिलता है, पर लोग उसको ध्यान नहीं देते। जब तक हम जनता के बीच में न रहें वस्तु स्थिति का पता नहीं चलता। मैंने देखा राजस्थान की राजनीति का एक जो प्रखर व्यक्ति था, कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम, वह गांव में जाता, गांव के लोगों के साथ बैठता और वही रोटी प्याज खाता और उनके साथ ऐसा घुल मिल कर रहता। तो एक वह स्थिति हो तब तो वस्तु स्थिति का पता चलता है, अन्यथा पता नहीं चलता। तो आज बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, रोटी की समस्या है, और अनाज जितना कम हो रहा है, भूमि उद्योगों में जा रही है, और भी समस्याएं शायद बढ़ने वाली हैं। लगता है कि 10 वर्ष के बाद रोटी पानी के लिए क्या होगा, आज से अगर चिंतन न करें तो भारी समस्या हो सकती है। पानी कम होता जा रहा है, और एक कोल्ड ड्रिंक का कोई कारखाना लगता है तो पता नहीं पानी कितना खा जाता है। ये सारी समस्याएं, रोटी पानी की समस्या आ रही है। एक और विकास की बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, एक और यह स्थिति है। हमने कहा कि आप एक संतुलन का समन्वय करें। आज अगर बड़े उद्योग, बड़ा विकास न हो तो भी राष्ट्र का महत्व नहीं रहता, और इधर छोटे हैं उनके लिए भी कुछ न हो तो राष्ट्र का प्राण समाप्त होता है, राष्ट्र की आत्मा समाप्त होती है कि जहाँ से कुछ होना चाहिए नहीं हो रहा है। इसलिए ज़रूरत है परिवर्तन, किंतु संतुलित परिवर्तन, संतुलित विकास, एकांगी न हो। परिवर्तन कोरा नाम का न हो, नाम के नाम से परिवर्तन हो जाता है, पर यथार्थ का परिवर्तन होना चाहिए। गुजरात में एक कथा है गुजरात की। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्रीवर पता लगाओ कि हमारे राज्य की जनता कितनी सुखी है, दुखी है। मंत्री ने काम शुरू किया। 3 महीने के बाद मंत्री ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि महाराज हमारी जनता बहुत दुखी है, गरीब है जनता, दुखी बहुत है, बहुत दुखी है, गरीबी सता रही है, भूख सता रही है। तो राजा ने कहा कोई उपाय करना चाहिए, यह तो अच्छा नहीं कि मेरे राज्य में जनता दुखी रहे, कोई उपाय करना चाहिए। मंत्री तुम उपाय करो। मंत्री बोला मैं उपाय कर दूंगा। 1 सप्ताह
या 1-2 दिन के बाद मंत्री आया, बोला महाराज मैंने इसका उपाय सोच लिया है कि अब मेरे राज्य में, अपने राज्य में गरीबी समाप्त, गरीबी नहीं रहेगी, भूखमरी नहीं रहेगी। मंत्री ऐसा कैसे करा, चमत्कार है तुम्हारा, इतना जल्दी कैसे होगा? कि महाराज मैंने सोच लिया है, आप आज्ञा दें, कल ही मैं राजाज्ञा की घोषणा करा दूंगा। करा सकते हो? घोषणा हो गई। घोषणा यह हुई अब गुजरात में श्रीखंड बहुत बनता है कि बड़े आदमी श्रीखंड खाते हैं। अब से छाछ का नाम तो श्रीखंड और श्रीखंड का नाम छाछ होगा, गरीबी समाप्त। इस प्रकार काल्पनिक परिवर्तन, काल्पनिक व्यवस्था का बदलाव अगर चले तो उससे समाज सुखी नहीं बन सकता। धरती पर, धरती के आधार पर हमारा परिवर्तन हो, यथार्थ हो, वास्तविक हो, और वह परिवर्तन तभी हो सकता है हम एक संतुलन स्थापित कर सकें, सामंजस्य कर सकें कि केवल बड़ों के लिए नहीं और केवल छोटों के लिए नहीं, बड़ों के हितों का ध्यान भी रहे और छोटों के हितों का भी ध्यान रहे, दोनों हितों का सामंजस्य कर सकें तो शायद समाज व्यवस्था अच्छी हो सकती है और परिवर्तन दिखाई दे सकता है। इसीलिए मैंने कहा हम चाहे छोटे आदमी हो चाहे बड़े आदमी, उससे 3 शब्दों पर गहरा चिंतन कर समाज व्यवस्था पर चिंतन करना चाहिए कि हमारी समाज व्यवस्था ऐसी हो जिसमें समन्वय का महत्व है, हमारी समाज व्यवस्था ऐसी हो जिसमें संतुलन का महत्व है, और हमारी समाज व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सामंजस्य का महत्व है। अगर यह हो जाए तो शायद जादुई डंडा तो नहीं, 1 वर्ष में तो नहीं कह सकता, पर 5 वर्ष में परिस्थिति सारी बदल सकती है और हिंदुस्तान एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। आज तो शक्तिशाली कहते हैं कि शक्तिशाली बन रहा है, केवल शस्त्रों के बल पर बन रहा है या केवल अर्थ के विदेशी मुद्रा के आधार पर शक्तिशाली बन रहा है, जिस पर भरोसा आज के ज़माने में किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। देखते हैं शहरों पर भरोसा करते हैं। आज ही समाचार पत्र आपने देखा होगा कि कितने ज़मीन पर आ गए, ऊंचे जा रहे थे, जाते जाते ज़मीन पर आ गए। ऐसे नहीं हो सकता, हमें ठोस आधार स्थापित करना होगा। ठोस आधार यह है कि जब जिसको हम कहते हैं नीचे का वर्ग, भूखा वर्ग, गरीबी का वर्ग, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाला वर्ग, उसमें प्राण शक्ति ऊर्जा का स्फुरण होगा तो फिर ठोस आधार बनेगा। उधर अर्थ का और इधर अन्न का, अर्थ और अन्न दोनों में सामंजस्य और संतुलन हो सके तो स्थिति बदल सकती है। इसलिए आप चिंतन करें, वो चिंतन अहिंसा की दृष्टि से करें। हमारी समस्या यह है कि सारा चिंतन अर्थ के आधार पर हो रहा है। अर्थ के आधार पर विकसित अविकसित राष्ट्र, पदार्थ के आधार पर विकसित अविकसित, या उपभोग सामग्री के आधार पर विकसित अविकसित हो रहा है। किंतु जब तक अन्न पानी जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर चिंतन नहीं होगा और उसके आधार पर समन्वय की बात हम नहीं सोचेंगे तो वह विकास एक दिन हो सकता है कि पूरे राष्ट्र के लिए खतरा भी बन जाए। इसलिए आवश्यक है हम हर समस्या पर अहिंसा की दृष्टि से विचार करें। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, कहता हूँ कि हमारी अहिंसा की यात्रा मारो मत मारो जिलाओ इसके लिए नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं, सब जगह हो रहा है। हमारी इसलिए है कि हिंसा के कारणों पर राष्ट्र का ध्यान केंद्रित हो। जब तक हम हिंसा के कारणों पर विचार नहीं करेंगे तब तक वह समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जरूरी है कि हम केवल प्रवृत्ति को न देखें, परिणाम को देखें, और केवल स्थिति को न देखें, कारणों पर विचार करें। अगर कारणों पर ठीक विचार करें तो ये बात ठीक हमारी समझ में आ सकती है, और कारणों पर विचार किए बिना पूरी बात बनेगी नहीं, क्योंकि जड़ पर बात नहीं करते हैं तो पूरी बात नहीं होती।
मैं अपनी बात को संपन्न करूं कि पोता दादा के पास आया, आकर बोला, दादाजी आपने जो पौधे लगाए हैं वे पौधे पनपने वाले नहीं पनपेंगे। बड़े जोश के साथ कहा। दादा ने कहा, प्रकृति का नियम है, जल मिल रहा है, मिट्टी मिल रही है, बीज है, अंकुरित होगा पौधा, कैसे नहीं पनपेगा? पनपेगा कि नहीं पन? मैं कहता हूं नहीं पनपेगा। कैसे कहते हो तुम कि आपके पौधे जड़ नहीं पकड़ेंगे तो पनपेगा कैसे? कि जब बीज अंकुरित हो गया जड़ कैसे नहीं पकड़ेंगे? कि नहीं पकड़ेंगे। तुझे क्या पता कि मैं रोज जड़ को उखाड़ कर देख रहा हूं। हाँ, फिर कैसे पनपेंगे? हम जड़ की बात को करें, जड़ की बात जड़ उखाड़ते रहें तो फिर कोई राष्ट्र पनपने वाला नहीं है। तो जड़ की बात है, उस पर ध्यान दें तो हर कोई पौधा पनप सकता है। इसलिए इस विषय पर आज पूरे राष्ट्र को चिंतन करने की ज़रूरत है। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे जो लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी आज आवेश जितना बोल रहा है, चिंतन नहीं बोल रहा है। जब तक हम इस प्रणाली को न बदलें, तो आवेश को तो शांत रखें और गंभीर चिंतन करें तो समस्या का समाधान हो सकेगा। और वह होगा अहिंसा की शैली अपनाने पर। हिंसा की शैली से कभी नहीं हो सकता, एक बार धोखा हो सकता है किंतु स्थायी काम नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग अहिंसा की जीवन शैली को समझने का प्रयत्न करें। ओम हर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ